सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अरिहंत एजुकेटर्स के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम विश्व भूगोल की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, वह रहने वाला है भूकंप। लेकिन इससे पहले आप सभी को जानकारी है कि हमने भूकंप की तरंगों के बारे में, सिस्मोग्राफी विधि के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के चैप्टर में पढ़ा है और विस्तृत रूप से पढ़ा है। तो एक बारी आप उस चैप्टर को भी देखें क्योंकि हम यहाँ वापस से भूकंपीय तरंगों की चर्चा और विवेचना नहीं करेंगे। हमने ऑलरेडी उस चीज़ को कर लिया। आज हम भूकंप मूल के बारे में समझेंगे, भूकंपों के प्रकार के बारे में समझेंगे, उत्पत्ति के कारणों के बारे में समझेंगे और भूकंप के विश्व वितरण तथा क्षेत्रों के बारे में हम जानेंगे। बिना देरी किए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है भूकंप। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, उसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले भूकंप क्या है, यानी कि भूकंप की परिभाषा और शब्दावलियों की बात की जाएगी। उन शब्दावलियों में हम अधिकेंद्र, एपिसेंटर और भूकंपीय तरंग जो आपके सिस्मिक वेव्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। भूकंप मूल, फोकस के बारे में जानेंगे और इनसे संबंधित जो विशेषताएँ हैं, इनकी परिभाषाएँ हैं, वो हम देखेंगे। तत्पश्चात बारी आती है भूकंप का मापन या स्केल की। आपने नाम सुना होगा संशोधित मार्केली स्केल, आपने सुना होगा रिक्टर स्केल। तो ये जो मार्केली स्केल है, रिक्टर स्केल है, ये किस प्रकार से काम करते हैं? ये भूकंप की तीव्रता और मैग्नीट्यूड में क्या नापते हैं? तो इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। भूकंप की उत्पत्ति के कारणों एवं क्षेत्रों के बारे में हमें जानना है और हाल ही में जो भूकंप विश्व में आए हैं, उनके भी बारे में एक छोटी-सी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट, भूकंप के कारण उत्पन्न होने वाला जो एक डिज़ास्टर है, वह है सुनामी। और सुनामी के बारे में हमें जानना है, परिचय, लक्षण, कारण और प्रबंधन के बारे में हम जानेंगे। बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले भूकंप का परिचय हम पढ़ते हैं, भूकंप क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। पृथ्वी के भूपटल में आंतरिक या भूगर्भिक बाह्य कारणों से या तो कोई आंतरिक कारण लगा होगा या कोई बाह्य कारण हो, जिसके कारण उत्पन्न अव्यवस्था से कंपन उत्पन्न होता है। यानी कि पृथ्वी के चाहे अंदरूनी भागों से हो या बाहरी भागों से हो, कोई भी अव्यवस्था उत्पन्न होनी चाहिए और उस अव्यवस्था के कारण कंपन जनरेट होने चाहिए, कंपन उत्पन्न होने चाहिए। यदि ऐसी स्थिति बनती है, तो उसी कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और जिस स्थान से उस भूकंप की उत्पत्ति होती है, गहराई में, पृथ्वी के भूगर्भ में, जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होगी, उसे हम भूकंप मूल या फोकस की संज्ञा देते हैं। और अब तक का सबसे गहरा जो फोकस मूल है, वो हमें 720 किलोमीटर की गहराई का मिला है या हमने उसका अध्ययन किया। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए आपको गहराई वाले भूकंप मूल की आवश्यकता है और गहराई में हमने अब तक 720 किलोमीटर की गहराई के भूकंप की पहचान की है और इसके माध्यम से सिस्मोग्राफी विधि के निरूपण को हमने समझा है। सिस्मोग्राफी विधि के जो निष्कर्ष हैं, उनको हमने समझा है। नेक्स्ट है अधिकेंद्र, एपिसेंटर। ये क्या होता है? तो पृथ्वी के भूगर्भ में कोई भूकंप मूल है, उस भूकंप मूल से ठीक ऊपर लंबवत समकोण पर स्थित वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम प्रवेश करती है, यही सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। इसके लिए मैं आपको लेकर चलूंगा एक दूसरे डायग्राम में, या हम खुद एक डायग्राम जो है वो जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड का समय दें आप। चलिए खुद एक डायग्राम जो है हम जनरेट करेंगे भैया। सबसे पहले आप देखेंगे कि पृथ्वी का ये हमारी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? पृथ्वी हो जाएगी। पृथ्वी के भूगर्भ में विभिन्न परतें हैं, जिसमें कुछ आपके अर्ध तरल है, कुछ तरल हैं। तो किसी एक परत में एक भूकंप मूल होगा, जो कि पृथ्वी के आंतरिक कारणों से उत्पन्न होगा, उसको हम क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहेंगे। जहाँ से भूकंप की क्या होगी? उत्पत्ति होगी, उसे हम क्या कह देंगे? भूकंप मूल कह। इस भूकंप मूल के ठीक लंबवत ऊपर इस भूकंप मूल के ठीक लंबवत ऊपर सरफेस के ऊपर एक पॉइंट होगा, जहां पर सबसे पहले सिस्मिक वेव्स पहुंचेगी, उसको हम कहेंगे एपिसेंटर या अधिकेंद्र। ध्यान रखना है कि ये पृथ्वी के भूकंप मूल के ठीक लंबवत होना चाहिए। पृथ्वी के भूकंप मूल से आपके किरणें जो निकलते हैं, उनकी भी यदि बात करें तो सबसे पहले प्राथमिक किरणें निकलना शुरू करती हैं। आप सभी को पता है, सबसे पहले पी वेव्स निकलना शुरू करती है और पी वेव्स ही अधिकेंद्र पर सर्वप्रथम पहुंचती है।
तत्पश्चात पी के बाद एस तरंगे जो है वह निकलना शुरू करती हैं। ये आप सभी को पता है, जानकारी है। ये हो गई एस तरंगे। जब पी और एस तरंगे दोनों पहुंच जाती है, तब हमें तीसरी तरंग के बारे में पढ़ना होता है, और वह तीसरी तरंग जो है वह कहलाती है अल तरंग, लव तरंगे, या इन्हीं को आप रेले तरंगे कहते हैं। और रेले तरंगों के अंदर ही हम किसको पढ़ते हैं? लव तरंगों को पढ़ते हैं, या इनको आप धरातलीय तरंग भी कह सकते हैं। यानी भूकंप मूल से तीन प्रकार की तरंगे निकलती है। पहली है पी वेव्स, दूसरी निकलती हैं एस वेव्स, और तीसरी निकलती हैं एल वेव्स। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, आप सभी पहले से वाकिफ हैं कि जो पी वेव्स हैं, वे पी वेव्स केवल पी वेव्स जो हैं वह सभी माध्यमों में प्रवेश करती है, सभी माध्यमों में गमन करती है, चाहे वह ठोस हैं, चाहे वह अर्ध तरल हैं, या वह माध्यम जो है वह लिक्विड ही क्यों ना हो। इन सभी माध्यमों में पी तरंगे गमन करेंगी। और जो एस तरंगे हैं, सेकेंडरी जो वेव्स हैं, एस तरंगे हैं, यह तरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती। ये तरल माध्यम में प्रवेश नहीं करेंगी। अर्थात जो एरिया मध्यवर्ती है, वह एरिया भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। इसको हम क्या कहेंगे? भूकंप छाया क्षेत्र, जहां किसी प्रकार का झटका अनुभव नहीं किया जाता। ये लीजिए भूकंप छाया क्षेत्र। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बातें। तो भूकंप मूल आप समझ गए हैं, वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अधिकेंद्र आप समझ गए हैं, भूकंप मूल के ठीक उत्तर में लगभग, या यूं कह सकते हैं ठीक लंबवत 90 डिग्री के ऊपर यह कोण मिलेगा, यह क्षेत्र मिलेगा, जिसको हम एपी सेंटर के नाम से जानते हैं। तरंगों के बारे में हम ऑलरेडी जानकारी प्राप्ति कर चुके हैं, तो हम यहाँ वापस से नहीं दोहरा रहे, लेकिन बस इतना समझना कि तीन प्रकार की तरंगें निकलती है: पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। आप कहेंगे सर पी स्टार है, एस स्टार है, पीजी स्टार है, एस जी स्टार है, तो हमें उतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा भूकंप की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना कीजिए, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा भूकंप मूल को सचित्र समझाइए, या भूकंप के जो शब्दावलियां हैं, भूकंप के जो एलिमेंट्स हैं, उनको आप सचित्र वर्णन कर दीजिए। क्लियर है ये बात? पी वेव्स की विशेषता क्या थी? तो आप सभी को याद होना चाहिए कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, प्रति सेकंड की रफ्तार से ये गमन करती हैं। ठोस, तरल सभी माध्यमों में ये प्रवेश करती हैं, गमन करती है। हालांकि तरल माध्यम में प्रवेश करने पर इनकी गति में कमी आती है। इसी तरह से एस वेव्स की बात करें तो ये केवल ठोस माध्यम में गमन करेगी, और ये तरंगें तरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती हैं। अर्ध तरल अवस्था के माध्यम में इन तरंगों की गति में कमी आती है। और अंत में है एल वेव्स, लव वेव्स जिनको कहते हैं, और यह सबसे विनाशात्मक तरंगें होती हैं, जो पृथ्वी के धरातल पर, संपूर्ण धरातल पर प्रवाहित होती हैं, और यह अत्यंत विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करती है। यही चीज आपको यहां समझाई गई है कि सबसे पहले एक भूकंप मूल है, और उस भूकंप मूल से पी तरंगे और एस तरंगे अधिक केंद्र पर सर्वप्रथम पहुंचती हैं, तथा संपूर्ण पृथ्वी पर गमन करती हैं। जब ये तरंगे पहुंच जाती है तो एल वेव्स भी निकलना शुरू करती हैं। तरंगों की बात करें तो दो प्रकार की तरंगे हैं अपने पास। जो पिंड तरंगे हैं, इन्हें हम पिंड तरंगे कहेंगे, जो पृथ्वी के भूगर्भ में से प्रवाहित हो रही है, पिंड तरंगे। तो ये आपके पास हैं प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। जब ये तरंगे अधिक केंद्र से टकराती हैं तो तीसरे प्रकार की धरातलीय तरंग एल वेव्स उत्पन्न होती हैं। यह सर्वाधिक विनाशकारी होती है और पृथ्वी के संपूर्ण धरातल पर गमन कर सकती हैं, सभी माध्यम में भी गमन कर सकती हैं। नेक्स्ट आप एक और डायग्राम देखें। इस डायग्राम में आपको यह समझ आएगा, आपको दिखेगा, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे भी रहा होगा कि यहाँ एक भूकंप मूल है, जिससे पी और एस तरंगे निकल रही है। पी तरंगे हैं और साथ साथ में एस तरंगे हैं। लेकिन कोर तक, केंद्र जो बाह्य कोर है, और बाह्य कोर हम जानते हैं किस अवस्था में है? तरल अवस्था में। किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है। और आपको स्पष्ट होगा कि यहां से
एस तरंगे जो है वो गमन नहीं कर रही, लेकिन वहीं पी तरंगे यहां से क्या कर जा रही हैं, गमन किए जा रही हैं। यही हमें ध्यान रखना। भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफ यंत्र की सहायता से ग्राफ्य विधि द्वारा किया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफी विधि कहते हैं। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सिस्मिक सेंटर बनाए जाते हैं और जहां भूकंप लेखी यंत्र भी लगाए जाते हैं। छाया क्षेत्र वह है जहां भूकंपीय तरंगे प्रवेश नहीं करती या अपरिवर्तित हो जाती हैं, कोई भी प्रभाव यहां जनरेट नहीं करेगा, वह है भूकंप छाया क्षेत्र। बहुत ही छोटी क्लास यह रहने वाली है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सी बातें जान चुके हैं। भूकंप के मापन या स्केल की बात करें तो भूकंप का जो मापन होता है वो दो तरीके से हम करते हैं। एक होता है तीव्रता का मापन और दूसरा होता है परिमाण का मापन, यानी मैग्नीट्यूड का मापन। तो सबसे ज्यादा सही कौन सा मापन है उसकी हम बात करेंगे। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि आप ये बता दें, संशोधित मार्केली स्केल और रिक्टर स्केल में दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एक स्केल परिमाण का मापन करता है जो कि शुद्ध है, तथा दूसरा जो स्केल है वह केवल तीव्रता का मापन करता है, और यह जो तीव्रता का मापन है यह वैज्ञानिकों के अनुभव के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और जो परिमाण का मापन है वह यांत्रिक विधि द्वारा सिस्मोमीटर की माध्यम से निकाला जाता है, तो वह ज्यादा शुद्ध हम मानते हैं। क्लियर है? तो भूकंप के मापन की हमारे पास दो विधियां हैं, जिसमें एक विधि रहने वाली है परिमाण का मापन, मैग्नीट्यूड का मापन। दूसरी विधि रहने वाली है तीव्रता का मापन या इंटेंसिटी, भूकंप की इंटेंसिटी का मापन रहने वाली। किसी भूकंप मूल से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा या किसी भूकंप से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, भूकंप का परिमाण कहते हैं। यह एक भूकंप के लिए सभी क्षेत्रों में एक ही होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है, इंपॉर्टेंट लाइन है यह, मैग्नीट्यूड सभी क्षेत्रों में एक समान ही रहेगा, एक ही होगा। यह सिस्मोमीटर द्वारा यांत्रिक विधि से ज्ञात किया जाता है, और स्केल जो है उस स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। कौन सा स्केल है? रिक्टर स्केल है। जिस रिक्टर स्केल में 1 से 10 तक अंकन अंकित होते हैं, और प्रत्येक अंक के मध्य 10 छोटे अंक जो होते हैं वो भी होते हैं, यानी कि 1 और 2 के बीच में 10 छोटे अंकन भी होंगे। तभी तो हम निकालेंगे 7.5 की तीव्रता, 2.5 की तीव्रता, 3.7 की तीव्रता। और यदि एक अंक की वृद्धि होती है तो ऊर्जा में 32 गुना तथा भूकंप के आयाम में 10 गुना वृद्धि होगी, और उतना ही अधिक वह विनाशकारी भी माना जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम तीव्रता की बात करें, इंटेंसिटी की बात करें, तो तीव्रता का मापन अनुभव आधारित है, वैज्ञानिकों के क्षेत्र सर्वेक्षण पर आधारित है। भूकंप के विनाशकारी प्रभाव की तीव्रता मापने के लिए और मानव जनित भौतिक संरचना के विनाश का आकलन इस विधि द्वारा किया जाता है। यानी कि एक स्केल है और उसे हम कहते हैं संशोधित मार्केली स्केल। इस स्केल में रोमन भाषा में 1 से 12 तक की संख्या अंकित है। यदि 1 से आप 2 तक जाते हैं तो एक अंक की तीव्रता पर 170 ग्राम ट्राई नाइट्रोटोल्यून विस्फोट के बराबर की ऊर्जा एमिट होती है, यानी कि उतना विनाश हो जाता है। तो आपको अब स्पष्ट हो गया होगा कि ज्यादा शुद्ध कौन सा है। तो ज्यादा शुद्ध परिमाण का मापन हम ज्यादा शुद्ध मानेंगे, क्योंकि यह सिस्मोग्राफीय विधि द्वारा अंकित या निर्धारित किया जाता है, निकाला जाता है। वेरेज तीव्रता का मापन वैज्ञानिकों के अनुभव के ऊपर आधारित है। अब मान लें कि जापान में आए दिन भूकंप आते रहते हैं, और जापान में जो बिल्डिंग्स है, जो भवन निर्माण संहिता है, वो इस प्रकार बनाई गई है कि 7 और 8 तीव्रता का भूकंप तो जापान वासियों के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी बिल्डिंग्स को कोई नुकसान नहीं होगा। वहां के वैज्ञानिक यदि भारत में आए, और भारत में भूकंपीय क्षेत्र है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र संपूर्ण भूकंपीय क्षेत्र है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में उस टेक्नोलॉजी वह उतनी प्रबल नहीं है कि आप जापान की टेक्नोलॉजी के बराबर अपने घर बना सकें। तो विनाश ज्यादा कहाँ मिलेगा? भारत में मिलेगा, चाहे तीव्रता कम। अब इस संदर्भ में यह कह दिया जाएगा कि मानवीय संरचना को विनाश अधिक हुआ है तो भारत का भूकंप अधिक तीव्रता वाला था, ऐसा गलत हो जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुभव हर क्षेत्र विशेष के अनुरूप अलग रहेगा। लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि अगर एक अंक की तीव्रता होती है तो 170 ग्राम टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोल्यून विस्फोट के जितना बल पड़े।
उम्मीद है ये आपको बात समझ में आई होगी। अभी हम रिक्टर स्केल और संशोधित मार्केल स्केल के कुछ डायग्राम हम देखेंगे, ठीक है? 1 सेकंड का समय दीजिए, हम गूगल पे चलते हैं, सफारी पे चलते हैं, चलें। यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं रिक्टर स्केल और रिक्टर स्केल की हमें इमेज चाहिए और यहाँ ये ध्यान रखना, इसकी गणना जो है log 10 बेस के आधार पर की जाती है। यहाँ सब लिखा हुआ है, तो इतना सो इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए। आप रिक्टर स्केल को देखें। मैग्नीट्यूड अगर 1 से 1.9 के मध्य यानी कि 1 से 2 के बीच में है, तो हम उसको माइक्रो भूकंप कहेंगे या छोटा भूकंप कहेंगे। कोई हमें महसूस नहीं होगा भूकंप। यदि 2 से 2.9 है, तो वो माइनर भूकंप है। इसी तरह 3.9 तक स्लाइड भूकंप है, आपको ज़्यादा कोई अनुभव नहीं होगा और बहुत ही रेयरली किसी प्रकार का नुकसान आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वहीं भूकंप की तीव्रता यदि 4 से 4.9 है, तो वह लाइट है और आपको हल्का नुकसान देखने के लिए मिलेगा। 5 से 5.9 है, तो वह मॉडरेट है। 6 से 6.9 है, तो वह स्ट्रॉन्ग है। 7 से 7.9 है, तो वह मेजर भूकंप है। 8 से 8.9 है, तो वह ग्रेट भूकंप है और 9 से 9.9 है या 9 से 10 है, तो वह एक्सट्रीम भूकंप है और सर्वाधिक विनाश आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये बात जो है समझ में आई होगी। इसी तरह से इसी तरह से एक इमेज के माध्यम से भी हम देख लेते हैं रिक्टर स्केल को। ये देख लें आप। कई बार ये होता है कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें सर? यही है, आपने रटा, लेकिन आपको समझ भी विकसित करनी चाहिए कि ये रिक्टर स्केल है, ये जो रिक्टर स्केल है, इसमें हम कैसे किस भूकंप को किस स्थिति में रखेंगे। तो ये सब मैग्नीट्यूड है, यानी कि 1 से 2 मैग्नीट्यूड है, 2 से 4 माइनर है, 4 से 6 मॉडरेट है, 5 लाइट है और 5 से 6 मॉडरेट है। फिर 6 से 7 स्ट्रॉन्ग है, 7 से 8 मेजर है और ग्रेट है तथा एक्सट्रीम भूकंप से। इसी तरह से हम बात करते हैं संशोधित मार्केली स्केल की। मार्केली स्केल ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मार्केली स्केल, ठीक है? यहाँ से देखेंगे आप। मार्केली स्केल में आपको पता है कि 1 से 12 तक के अंक जो है अंकित किए जाते हैं। ये आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। 1 से 12 तक के अंक हैं और उन 1 से 12 तक के अंकों में आप देखेंगे कि अगर वह 1 तक है, तो नॉट फेल्ट बाय मेनी पीपल्स अनलेस इन फेवरेबल कंडीशंस। यानी बहुत से लोगों को तो ये महसूस भी नहीं होगा। पशु-पक्षियों को, जानवरों को हालाँकि उसकी आशंका हो जाती है। 2 पर है, तो वह वीक है। ठीक है, 3 पर है तो वो मॉडरेट है, 4 पर है तो रेदर स्ट्रॉन्ग है, 5 पर है तो 6 पर है तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से वेरी स्ट्रॉन्ग, डिस्ट्रक्टिव, वॉयलेंट, इंटेंस, एक्सट्रीम। तो ये जो कैटेगरी है, यहाँ से आपको ये स्पष्ट हो रहा है कि एक तो बात करता है मैग्नीट्यूड की, दूसरा बात करता है तीव्रता की। तो ये 2 मापन हैं भूकंप के क्षेत्रों के कि किस प्रकार से आप भूकंप का मापन कर सकते हैं। क्लियर है? और आपसे प्रश्न क्या पूछता है? संशोधित मार्केली स्केल के बारे में लिखें। तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और उस 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको यही लिखना है, यही अपने को समझना है। 1 सेकंड का समय दें आप मुझे। ओके, कैमरा चेंज किए, हम करते हैं कैमरा चेंज, आप सभी को पता है क्योंकि अ, हैंग कर रहा था, लैग कर रहा था, तो हमें लैग नहीं चाहिए। जब ये लैग करेगा तो हम उसको शुरू कर लेंगे।
2-2 कैमराज़ हैं अपने पास, कोई इश्यू नहीं, या हम हटा ही देंगे। ठीक है? तो डायरेक्ट जो प्रश्न आपसे पूछेगा मेंस में, कहेंगे संशोधित मार्केल स्केल के बारे में बता दें या रिक्टर स्केल के बारे में बता दें। रिक्टर स्केल जो सिस्मोग्राफी विधि के ऊपर, यांत्रिक विधि के ऊपर आधारित है। मैग्नीट्यूड की जानकारी प्राप्त करवाते हैं, 1 से 10 तक अंकन होता है, 1 से प्रत्येक 2 अंकों के मध्य 10 छोटे अंक भी होते हैं। और यदि 1 अंक की तीव्रता बढ़े तो 32 गुना ऊर्जा की और साथ-साथ में 10 गुना आयाम की वृद्धि हो जाती है। इसी तरह संशोधित मार्केल स्केल की बात करें तो यह वैज्ञानिकों के अनुभव के आधारित है और इसमें 1 से 12 तक रोमन भाषा में अंक अंकित होते हैं। यदि 1 अंक की तीव्रता बढ़ती है तो 170 ग्राम टीएनटी ट्राइड नाइट्रोटोल्यून विस्फोट के बराबर उसकी जो है विस्फोट होगा। फिर आप एक डायग्राम के माध्यम से बता सकते हैं, आप एक सारणी के माध्यम से बता सकते हैं कि अगर भूकंप की तीव्रता या परिमाण जो है 1 से 4 के बीच में है तो वो है माइनर भूकंप में गिने जाते हैं। यदि वह 4 से 5 हैं तो वह स्ट्रॉन्ग भूकंप में गिने जाएँगे। 5 से 6 के बाद 6 से 7 है तो वह वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। इसी तरह से एक्सट्रीम हो जाएँगे। तो ये आपको धीरे-धीरे इसको बढ़ाते हुए चलना है। क्लियर है बात? बात करते हैं भूकंप के कारणों की। भूकंप के कारण किस प्रकार से आते हैं? तो भूकंप के मेनली आप 3 कारण समझेंगे। 3 कारण मैं एक शब्द में कहूँगा और आप बाकी चीज़ें समझ जाएँगे, वैसे आप 4 कारण कहेंगे। अगर हम आंतरिक कारणों की बात करें तो आंतरिक भागों में बहुत सारी चीज़ें विद्यमान है, उत्थान, धसान, वलन, भ्रंशन, बहुत सारे कारक हैं या आप यूँ कह सकते हैं कि 3 गतियाँ हैं, उन तीनों गतियों के कारण भूकंप की उत्पत्ति होगी, चाहे वह अभिसारी गति हो, कन्वर्जेंस मोशन हो, चाहे वह डाइवर्जेंस मोशन हो, अपसारी गति हो, चाहे वह संरक्षी गति हो, ट्रांसवर्स मोशन हो। लेकिन इन तीनों गतियों में रगड़ होगी, कंपन जनरेट होंगे और कंपन जनरेट होने के कारण ही भूकंप उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा कुछ बाह्य कारक भी होंगे, कुछ मानव जनित कारक भी होंगे, उसी के बारे में हमें अब विस्तृत जो है चर्चा करनी है और इसमें लिखने को बहुत कुछ है। सबसे पहले हम आंतरिक कारकों की बात करें तो प्लेट विवर्तन की। एक शब्द में आपने तीनों गतियों को समेट दिया और जब प्लेट विवर्तन की लिखो तो उसमें सब पॉइंट लगा दो अभिसारी गति, सब पॉइंट लगा दें अपसारी गति और सब पॉइंट लगा देते हैं संरक्षी गति। अभी देखेंगे विश्व वितरण तो आपको समझ में आ जाएगा प्लेट गति के कारण किस प्रकार से विश्व में भूकंपों का वितरण हमें देखने के लिए मिलता है। फिर आंतरिक कारकों में दूसरा है ब्रेंशन, जो कि संरक्षी गति और साथ-साथ में अपसारी गति के कारण पड़ते हैं। तो जो भ्रंशन की क्रिया है, जो दरार उत्पन्न होने की क्रिया है, उसके कारण भी वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं, कंपन जनरेट होते हैं और उन कंपन से भूकंप या भूकंपीय तरंगों की क्या हो सकती है, उत्पत्ति होती है। पटल विरूपणीय भूसंचलन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर जितनी भी स्थलाकृतियां बनी हैं, वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने की कोशिश करती हैं, करती रहेंगी और इस प्रारंभिक अवस्था में आने की कोशिश के दौरान पटल विरूपण होता है, वो संचलन होता है और उससे कंपन जनरेट होंगे और उसी कंपन के कारण, उसी कंपन के परिणाम स्वरूप आप सभी को पता है, भूकंपों की उत्पत्ति होगी। यदि ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, तो ये चाहे तो दरारी उद्गार हो सकता है, फिजर इरप्शन हो सकता है सेंट्रीपिटल फिजर जो इरप्शन है वो हो। हमने ये चीज़ें कर ली है पहले ही। अगर सेंट्रीपिटल है तो गर्जन के साथ मैग्मा बाहर निकलेगा और मैग्मा निकलते ही वहाँ पर कंपन जनरेट होंगे और कंपन जनरेट होने से ही हम कह रहे हैं भूकंप की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार यदि दरारी उद्गार है तब भी आप देखेंगे कि जो चट्टानें हैं वो टूटेंगी तो थोड़ा-सा कंपन होगा, हालाँकि वो स्लाइट भूकंप होते हैं, ज़्यादा सहन या ज़्यादा फ़ील होने वाले भूकंप नहीं होते। समस्थिति समायोजन तो ये पटल विरूपण का ही एक प्रकार है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। ये सभी आंतरिक कारण हैं। उत्थान, धसान, वलन ये सभी आंतरिक कारण में हम शामिल करते हैं, भूकंप के आंतरिक कारण। इसी तरह से बाह्य कारणों की बात करें तो सबसे पहला है उल्का पिंड का टकराना। अंतरिक्ष से एक खगोलीय पिंड आता है, पृथ्वी से टकराता है तो वाइब्रेशंस जनरेट करता है, कंपन जनरेट करता है, लहरें जनरेट करता है भूतल पर और वही भूपटल पर उत्पन्न होने वाली लहरें, तरंगे, वाइब्रेशंस क्या है? कंपन का कारण बनती है, भूकंप का कारण बनती है। इसी तरह से पहाड़ी इलाकों में होने वाला भूस्खलन और हिमस्खलन, बहुत ही तेजी से एक साथ जब जमीन का टुकड़ा खिसक कर नीचे आ जाए, चट्टानों का टुकड़े खिसक कर नीचे आ जाए तो उसको हम भूस्खलन कहते हैं। इसी तरह से बर्फ वाले इलाकों में बहुत सारी बर्फ एक साथ फिसल कर नीचे आ जाए तो हम उसे हिमस्खलन कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में सामने आने वाली समस्त चीजों का विनाश होता है। धरातल में गड़गड़ाहट के साथ कंपन जनरेट होते हैं और वही गड़गड़ाहट और कंपन भूकंप के कारण बनती है। यहाँ लिखा है हमने बांध का दबाव।
यानी कि भूकंप बांध के दबाव के कारण भी जनरेट होते हैं। कैसे? तो बांध के पीछे से जब बहुत सारी नदियां अपने साथ गाद लेकर आती है तो बांध में दबाव बढ़ता है और दबाव के कारण कुछ तली नीचे धंसती हैं और धंसान यानी कि भूकंप, कंपन। इसके अलावा जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करते हैं, कोई निर्माण कार्य करते हैं, लिखा भी है निर्माण कार्य, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का यदि हम विकास करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के समय भी आपको पता रहना चाहिए कि बहुत सारे वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। लाइक आप सभी को पता है कि रोड बनती है और जब रोड बनती है उस समय वो रोलर जब चलता है तो वाइब्रेशंस के साथ चलता है ताकि प्रेशर हेवी लग सके। 20 टन के ड्रम से 80 टन का वजन तब लगेगा जब उसमें वाइब्रेशंस होंगी, तो कंपन जनरेट होंगे और कंपन से भूकंप आएंगे। कोई हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हेवी कार्य चल रहा है, जैसे कि एक बांध का ही निर्माण हो रहा है, उस समय भी आप देखेंगे कंपन जनरेट होते हैं और भूकंप आते हैं। आप एक चेक डैम बना रहे हैं, पहाड़ी इलाके में है, तो आप उस पहाड़ को काटेंगे और जो मशीनें हैं काटने वाली, जो मशीनें हैं ड्रिल करने वाले, उनसे भी वाइब्रेशन होगा और बड़ी-बड़ी जो ड्रिलिंग मशीनें हैं, उनसे वाइब्रेशंस के कारण उस क्षेत्र विशेष में भूकंप की संभावनाएं रहती हैं। परमाणु विस्फोट या परमाणु परीक्षण जब हम करते हैं, भूगर्भ में करते हैं या समुद्री भागों में करते हैं, तब भी भूकंप आने की संभावनाएं रहती है। और डायनामाइट विस्फोट, खनन कार्य के दौरान जो सुरंगों में विस्फोट किया जाता है, उससे भी भूकंप जनरेट या भूकंप आते हैं। विशेष बाह्य कारकों से सामान्यतः हल्के झटके आते हैं, जबकि विनाशकारी प्रभाव वलन, भ्रंशन, ज्वालामुखी और प्लेटों के सीमांत क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, प्लेट सीमांत और प्लेट सीमा क्या होती है? आप लोग सभी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मुझे पता है। यह क्लास हमारी वैसे भी लाइव नहीं है, तो ये रिकॉर्डिंग ही आपको मिलेगी। तो आप मुझे बताएं, परिभाषा आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मुझे लगेगा कि आप ये वीडियो देखते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत आपको ज़रूर एक दिन सफलता की ओर लेकर जाएगी। तो आप कमेंट में परिभाषाएँ लिखें कि प्लेट सीमा, प्लेट बाउंड्री और प्लेट मार्जिन्स या आप कहेंगे सीमांत क्या होती हैं? चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व के भूकंप प्रभावित क्षेत्र। तो आप सभी को पता है कि विश्व में बड़ी 7 प्लेटें हैं और वे 7 प्लेटें या तो अभिसारी गति कर रही हैं, या संरक्षी गति कर रही हैं, या वे अपसारी गति कर रही हैं। और जिन क्षेत्रों में ये गति होती है, उन क्षेत्रों में आपको भूकंप क्षेत्र देखने के लिए मिलते हैं। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले आपको एक व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं हम लेकर, आप यहाँ से देखेंगे। आपने हमारे साथ एक डायग्राम बनाया था, वही डायग्राम आपको पुनः समझना है, ठीक है? पुनः समझना है। डायग्राम में क्या था? तो एक हमारे पास प्लेट थी, ये प्लेट आपके पास P1 थी। दूसरी प्लेट जो थी वह P2 थी, ये P2 प्लेट। और मान लेते हैं प्लेट P2 का डेंसिटी जो है वह कम है और प्लेट P1 की डेंसिटी जो है वह अधिक है। तो जब डेंसिटी जिस प्लेट की अधिक होगी, तो उस प्लेट में क्या होगा? क्षेपण होगा, सबडक्शन होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्षेपण। और गहराई में जाने पर यह जो प्लेट है ये क्या करने लगेगी? पिघलना शुरू करेगी, मैग्मा का विकास करेगी, पिघलना प्रारंभ। और जो इससे ऊपर की प्लेट थी उसमें क्या हो जाएगा? फोल्डिंग की क्रिया घटित हो जाएगी और वहां वलन पड़ जाएंगे, वलित पर्वत की उत्पत्ति हो जाएगी, वलित पर्वत की उत्पत्ति। देखें, एक तो वलन के कारण भूकंप उत्पन्न हो रहे हैं और ये गति कैसी है? अभिसारी गति। वलन पर पड़ रहा है, भूकंप उत्पन्न हो रहे हैं, अभिसारी गति हो रहा है, भूकंप उत्पन्न हो रहे हैं, कंपन उत्पन्न हो रहे हैं। आप देखेंगे ये जो क्षेत्र आपको मैं दिखा रहा हूं, जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र विशेष में क्या रगड़ होगी? प्लेटें जब अंदर जाएंगी तो इसमें
बेसिकली रगड़ होंगी और इस क्षेत्र को हम कहते हैं बेनी ऑफ जोन। बेनी ऑफ जोन। और इस बेनी ऑफ जोन में भी क्या जनरेट होंगे? कंपन जनरेट होंगे, क्योंकि रगड़ होगी और कंपन के कारण क्या जनरेट होंगे भैया? भूकंप जनरेट होंगे। तो भूकंप आ गए। ये हो गया अभिसारी गति से व्याख्या। अब आप थोड़ा-सा याद करें, अभिसारी गति विश्व में कहाँ-कहाँ हो रही है? तो यहाँ हम एक विश्व का मैप बनाते हैं, एक छोटा-सा विश्व का हम मैप बनाएँगे। ये नॉर्थ अमेरिका, ये आपका ग्रीनलैंड हो गया, ये फ्रांस और स्पेन, ये हमारा रह गया अफ्रीका, अफ्रीका के बाद इंडिया, ये हम यूरोप और कमचट का प्रायद्वीप, इधर हम बना लेते हैं जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया के द्वीप, फिर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, इस बात को आप जान गए हैं। इसी तरह से हम यहाँ भी इसी मैप को दोहराते हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका जो है वो इस छोर पर आपको दिखाई दे जाएगा और साउथ अफ्रीका भी इस छोर पर आपको दिखाई दे जाएगा। आप चाहें तो इस डायग्राम को हम पूरा कर लेते हैं। चलिए, ये आपके पास एक छोटा-सा वर्ल्ड मैप का खाका। अब आप सभी को ऑलरेडी जानकारी है कि अभिसारी गति कहाँ हो रही है, तो जिन क्षेत्रों में अभिसारी गति हो रही है, उन क्षेत्रों में आपको भूकंप और उन्हीं क्षेत्रों में आपको ज्वालामुखी क्रिया देखने के लिए मिलती है। पॉइंट टू बी नोटेड, भूकंप और ज्वालामुखी क्रिया जो है वह देखने के लिए मिलती है। तो हम अभी इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कहाँ-कहाँ हो रही है। तो आप सभी को पता है यहाँ प्रशांत प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिकी प्लेट, कुछ नाज़का वगैरह प्लेटें यहाँ छोटी-छोटी हैं। जापान प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, आप सभी को पता है। प्रशांत प्लेट जो कि दोनों दिशा में गति कर रही है, हालाँकि इसकी व्याख्या नहीं हो पाई, लेकिन आप सभी को पता है ये पूरी जो बेल्ट हम बना रहे हैं, यह जो पूरी बेल्ट हम बना रहे हैं, जो कि अग्निवलय की बेल्ट भी थी, यहाँ पर क्या होंगे? विश्व के भूकंप जनरेट होंगे और ये भूकंप किस कारण आएँगे? अभिसारी गति के कारण। और विश्व के लगभग 63% से अधिक भूकंप इसी परिप्रशांत पेटी में देखने के लिए मिलते हैं। तो यह है पहली पेटी परिप्रशांत पेटी। आप कहेंगे शुरू कहाँ से हो रही है? तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित पूर्वी द्वीप समूह से शुरू होती है, फिलीपींस, जापान से होती हुई कमचटका प्रायद्वीप से होती हुई अलास्का तक पहुँचती है। अलास्का से दक्षिण में नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तटीय भागों यानी रॉकी पर्वतमाला और एंडीज पर्वतमाला को कवर करती हुई अंटार्कटिका के अरे बस तक पहुंच जाती है। और इसका नाम क्या है? अग्निवलय, जो कि ज्वालामुखी में हम कहते हैं। इसी क्षेत्र में आपको भूकंप भी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि प्लेटें अभिसारी गति हो रही है और साथ साथ में ज्वालामुखी क्रिया भी यहाँ पर घटित होती है और इस क्षेत्र में आपको भूकंप क्षेत्र देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी जो पेटी है कनारी आइस द्वीप से शुरू होगी। यहाँ आप सभी को पता है अफ्रीकन प्लेट है, ये आपके यूरेशियन प्लेट है, यह यूरेशियन प्लेट है। यहाँ आप सभी जानते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है और इन प्लेटों की गति इस प्रकार से है। आमने-सामने गति जब भी होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? अभिसारी गति कहेंगे और अभिसारी गति वाले क्षेत्रों में आप सभी को पता है क्या मिलेंगे? भूकंप मिलेंगे और यह प्लेट आगे जाकर पूर्वी द्वीप समूह के पास जाकर किससे मिल जाएगी? प्रशांत वलय वाली जो प्लेट है, प्रशांत पेटी वाली प्लेट है, उससे मिल जाएगी। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है महाद्वीपीय बेल्ट। महाद्वीपीय बेल्ट। तो इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है प्रशांत तटीय बेल्ट या पेटी आप कह सकते हैं। बात करते हैं तीसरी प्लेट की। तो तीसरी प्लेट कौन-सी है? जहाँ अभिसारी गति नहीं, अपसारी गति हो रही है और अपसारी गति का मतलब क्या होता है? जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गमन करें। जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में गमन करेगी, तो कुछ ऐसी स्थलाकृति का विकास होगा और ये एक से दूसरे से गति अलग क्यों कर रही है? क्योंकि संवहनीय तरंगें जो है एक दूसरे के विपरीत बल लगाने का काम कर रही है। जब यहाँ गैप आएगा, तो भूगर्भ का मेघ यहाँ आकर बढ़ेगा और मध्य महासागरीय कटक का क्या करने वाला है? विकास
करने वाला है और इस कंडीशन में, इस प्रोसेस में हल्के भूकंपीय झटके उत्पन्न होते हैं, कंपन उत्पन्न होते हैं और भूकंप की हमें प्राप्ति होती है। तो ऐसे क्षेत्र आपको विश्व में कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? ऐसे क्षेत्र हमें आइसलैंड से लेकर एस के आकार में वुवेट द्वीप तक देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ वुवेट द्वीप समूह, यह बेल्ट आपको लगभग 16,000 किलोमीटर लंबाई के साथ इस क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगी। अटलांटिक महासागर के मध्य में अंग्रेजी के अक्षर एस के समान आकृति की प्लेट है, जहां पर भूकंप आपको दिखाई देते हैं और उसे हम कहते हैं मध्य अटलांटिक बेल्ट, मध्य अटलांटिक बेल्ट। इसके अलावा एक और बेल्ट है, चौथी बेल्ट है, जो कि है आंतरिक भागों में या भ्रंश घाटी की प्लेट, जहां भ्रंश घाटियों में भूकंप जनरेट होते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं अफ्रीका की भ्रंश घाटी को, आप सभी जानते हैं हवाई द्वीप पर जो ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होती है, जो कि आपके यूं कह सकते हैं हॉट स्पॉट के कारण होती हैं, उनके कारण भी कंपन होंगे और भूकंप जनरेट होंगे। इसी प्रकार से भारत की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती की जो भ्रंश घाटियां हैं, इनमें भी भूकंप जनरेट होते हैं। तो भ्रंश घाटियों में उत्पन्न होने वाले भूकंप क्षेत्र हैं चौथी प्लेट के नाम। तो विश्व में भूकंप के वितरण को हम तीन प्लेटों के रूप में देखते हैं, तीन प्लेटों के रूप में समझते हैं। फिर से हम चलते हैं हमारी स्लाइड्स के ऊपर और यहाँ से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्लेटों का क्या रोल है। चले आते हैं सबसे पहले प्रशांत तटीय प्रदेश, जहाँ विश्व के 63% से भी अधिक भूकंप नोट किए जाते हैं और ये अभिसारी सीमांत के सहारे है। अभिसारी सीमा यहाँ पर होती है। मध्य महाद्वीपीय बेटी, यहाँ भी क्या है 15 से 20% विश्व के भूकंप मिलेंगे और यह अभिसारी सीमांत के सहारे है। मध्य अटलांटिक कटक पेटी 8 से 10% भूकंप क्षेत्र विश्व के यहाँ होंगे और यह अपसारी सीमांतों के सहारे हैं। वही अन्य क्षेत्र में भ्रंश क्षेत्र, अंतःभ्रंश, ज्वालामुखी, समस्थिति समायोजन वाले क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये अंतःभ्रंश वाले क्षेत्र इस एरिया में आपको मिलेंगे, ये वाले एरिया में आपको देखने के लिए। सबसे पहले है प्रशांत तटीय प्रदेश, विश्व में भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है और विश्व के लगभग 63% से अधिक भूकंप इस क्षेत्र में प्राप्त किए जाते हैं। जापान में सर्वाधिक भूकंप अनुभव किए जाते हैं और यह सुनामी से प्रभावित प्रमुख क्षेत्र भी है। कारण एवं प्रक्रिया की बात करें तो आप सभी को पता है प्रशांत सागर के तटवर्ती प्रदेशों में प्लेटों की अभी सारी क्रिया घटित हो रही है। कम घनत्व एक प्लेट में क्षेपण होगा, सबदक्षिण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सतह के नीचे बेनी ऑफ जोन, जो कि हमने अभी बात की थी, का विकास होता है और बेनी ऑफ जोन तथा ज्वालामुखी क्रिया के साथ वलन के प्रभावी होने से प्लेट सीमांतों का विनाश होता है, जिससे भूपटल में व्यापक अव्यवस्था उत्पन्न होती है और सर्वाधिक भूकंप आते हैं, सर्वाधिक भूकंप फेस किए जाते हैं। जोन सेकंड के बारे में बात करें तो यह भूमध्य सागर से शुरू होकर और इंडोनेशिया तक विस्तृत है। यह प्रदेश भी प्रशांत तटीय प्रदेश की तरह अभी सारी प्लेट सीमांतों के सहारे स्थित है, जहां प्लेटों का दबाव, संपीड़न, वलन, क्षेपण होता है और हिमालय को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रिया भी होती है। तो आपसे एक प्रश्न उठता है, हिमालय क्षेत्र अभी सारी प्लेट सीमांतों के सहारे होने के बावजूद यहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं क्यों नहीं पाई जाती? इस क्वेश्चन के तीन प्रमुख कारण हैं कि हिमालय की मोटाई जो है, यहीं पर आप क्लियर करेंगे इसको और आगे हमें फिर से पढ़ना है, इसकी मोटाई जो है वह अधिक है और औसत मोटाई हिमालय की कितनी है, लगभग 6000 मीटर, जिसको तोड़कर या फाड़कर ज्वालामुखी के लावा का बाहर आ पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि लावा की मात्रा जो है या मेग्मा की मात्रा पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि यहाँ जलवाष्प की मात्रा भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि समुद्र से हम दूर हैं और समुद्र से दूर होने के कारण जलवाष्प पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती और इसके कारण इतने बड़े चट्टानी भाग को तोड़कर मेघमा बाहर नहीं आता और हिमालय में केवल भूकंपीय क्रियाएं मिलेंगी। वहां आपको ज्वालामुखी क्रिया देखने के लिए नहीं मिलेगी। भारत पर प्रभाव की बात करें तो भारत का प्रमुख भूकंप क्षेत्र हिमालय पर्वतीय क्षेत्र ही है। यहाँ से संलग्न मैदानी राज्यों में भी तीव्र भूकंप उत्पन्न होते हैं। हिमालयी राज्यों में जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड भूकंप के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है।
तीसरी पेटी है मध्य अटलांटिक कटक पेटी। अब सारी प्लेट सीमांतों के सारे विखंडन, विस्थापन और ज्वालामुखी क्रिया से इस पेटी का विकास हुआ है। यहाँ उत्पन्न भूकंप सामान्यतः अधिक विनाशकारी नहीं होते। अपवाद कैरिबियन सागर में कैरिबियन प्लेट और कोकोस प्लेट के अभिसरण के कारण अधिक तीव्र भूकंप आते हैं। यहाँ अपवाद है बीच में। फॉल्ट जोन की बात करें, भ्रंश और अंतर्भ्रंश की बात करें, सतही भ्रंश जो सतह पर दृष्टिगत होते हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, कोयना, अफ्रीकन भ्रंश, जॉर्डन भ्रंश आदि, अरब सागर का वृहद भ्रंश, इन सब में आपको भूकंप देखने के लिए मिलेंगे। वहीं जो सतह पर दृष्टिगत नहीं होते बल्कि अवसादीकरण से नवीन चट्टानों के नीचे स्थित होते हैं, तनाव, संपीड़न और प्लेटों की गतिशीलता के कारण अत्यंत तीव्र भूकंप आते हैं। जैसे गुजरात का जो भूकंप है वह विनाशकारी भूकंप मुख्य कारण एक छिपे हुए अंतर्भ्रंश की स्थिति ही। अब हम वो एरिया देखेंगे, वह एरिया जानेंगे जहां भूकंप आए हैं हाल ही। तो दो भूकंप काफी चर्चा में रहे। पहला भूकंप जो चर्चा में रहा है वह है फिलीपींस में आया हुआ भूकंप। फिलीपींस में जो भूकंप आया, इस भूकंप के पीछे कारण क्या था? इस भूकंप के पीछे कारण है फिलीपींस प्लेट का और सुंडा प्लेट का आपस में अभिसरण करना। तो आपसे पूछ ले या आप उदाहरण भी देना चाहें तो आप वर्तमान में जो भूकंप आए हैं उन्हीं का उदाहरण दें। ध्यान रखेंगे, सुंडा प्लेट और फिलीपींस प्लेट के अभिसरण के कारण कोटा बेटा जो ट्रेंच है वहां पर भूकंपों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है और बहुत ही गंभीर भूकंप उत्पन्न हुआ। एक बारी उन क्षेत्रों को हम देखने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड का समय विशेष मैं आपसे मांगू। हम गूगल अर्थ को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप सभी के सामने है। क्या यह फिलीपींस ही है? बिल्कुल। भूकंप का जो क्षेत्र था वह था यह वाला, सेलेबस सी के जो पूर्वी छोर वाले एरियाज हैं। यहां मैं आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश तो कर रहा हूं लेकिन रिप्रेजेंट हो नहीं रहे, हम जूम इन कर लेते हैं। क्लियर है? तो यहां इस क्षेत्र में सरंगानी जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, सरंगानी क्षेत्र, इसमें भूकंप जनरेट हुआ वो कोटा बेटा ट्रेंच से हुआ। किससे हुआ है? कोटा बेटा ट्रेंच से। तो प्री के अकॉर्डिंग आपसे कुछ ट्रेंच पूछ ले कि कोटा बेटा ट्रेंच कहाँ है, तो सिलेबस सी के उधर है। सोलू ट्रेंच कहाँ है, तो यहाँ जो बीच में है ये सोलू ट्रेंच है। ठीक है। इसी तरह से आपसे कह दे नेग्रोज ट्रेंच कहाँ है और मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है, वह ट्रेंच भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आप देखेंगे तो आपको ये जो साउथ चाइना सी वाला एरिया दिख रहा है, यहां साउथ चाइना सी वाले एरिया में जो प्लेट है उसे हम क्या कहते हैं, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आपको समझाने की कोशिश करें तो शायद और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखेंगे अभी आपको और ज्यादा क्लियर रहेगा। सबसे पहले आप उन ट्रेंच की बात करें जो ट्रेंच हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो सबसे पहले आप देखेंगे मनीला, तो यहाँ है मनीला ट्रेंच। कौन सा ट्रेंच रहेगा यहाँ पर? मनीला ट्रेंच रहेगा। एक सेकंड रुके, देखिए टाइम लगेगा लेकिन बेहतरीन करने के लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। यहाँ है मनीला ट्रेंच, ये वाला हिस्सा मनीला ट्रेंच। फिर नेग्रोज में नेग्रोज ट्रेंच, सोलू ट्रेंच और कोटा बेटा ट्रेंच। कौन सा ट्रेंच है भाई साहब? कोटा बेटा ट्रेंच। ये इंपॉर्टेंट है, कोटा बेटा, सॉरी कोटा बाटो। कोटा बेटा नहीं है, डोडा बेटा से याद आ रहा है कोटा बेटा, कोटा बाटो, कोटा बाटो ट्रेंच। तो आपसे कहते हैं इन ट्रेंच को आप उत्तर से दक्षिण में विस्तृत करें तो सबसे पहले मनीला ट्रेंच, नेग्रोज ट्रेंच, सुलू ट्रेंच और कोटा बाटो ट्रेंच। ठीक है।
और आप सभी को अभी बताया था, इस क्षेत्र में पोटा बेटा ट्रेंच वाले क्षेत्र में भूकंप जनरेट हुआ और यह भूकंप जो है फिलीपींस में बहुत ही अधिक तबाही लेकर आया। साथ ही साथ इस भूकंप ने सुनामी की भी आशंका दिखा दी और यहाँ जो स्थित हमारा ब्रुनई है, ठीक है, इंडोनेशिया है, यहाँ सुनामी के भी संकेत दिए गए थे। नेक्स्ट एक और भूकंप आया है, अभी वर्तमान में एक और भूकंप आ चुका है, उस भूकंप की भी हम बात करना चाहें तो यह भूकंप आया है वेनेजुएला में। कहाँ आया है? वेनेजुएला में आया है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा वेनेजुएला। हम इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं। चले, वेनेजुएला में जो भूकंप आए हैं वह 40 सेकंड के गैप पे दो भूकंप आए थे, 6.4 का और 6.5 का। और ये जो भूकंप आए हैं इसको हम डबलेट भूकंप कहें। डबलेट भूकंप का मतलब एक आया और उसके बाद फिर से दूसरा आ गया लगातार 40 से 1 सेकंड के बाद। ये भूकंप क्यों आया है? तो ये भूकंप आया है, यहाँ संरक्षी गति हो रही है। प्लेटों के बीच में कैसी गति हो रही है? संरक्षी गति हो रही है। कैरेबियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकी प्लेट। यहाँ जो संरक्षी गति हुई, उस संरक्षी गति के कारण रगड़ उत्पन्न हुई और उस रगड़ के कारण 6.4 और उसके बाद 6.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप दर्ज किया गया। और नवीनतम भूकंप जो है वो कहाँ आया है? वेनेजुएला में आया है और इस क्षेत्र विशेष में आपको भूकंप मूल देखने के लिए। तो ये दो नए भूकंप हैं, ये दो नए भूकंप अभी जनरेट हुए हैं और बहुत इन्होंने तबाही मचाई है, वेनेजुएला में तबाही मचाई है। अब आप कहेंगे सर, तो प्री में कैसे क्वेश्चन आएंगे और मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे? मेंस में तो देखें आपको उदाहरण देना होता है और उदाहरण स्वरूप आप इनका इस्तेमाल करें तो और ज्यादा बेहतर। आप 2001 के भुज के भूकंप के बजाय आप इनका यूज करें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो, तो लेटेस्ट है। दूसरा, प्री के अकॉर्डिंग क्या आ सकता है? तो प्री के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा, यदि भारत इन क्षेत्र विशेष में कोई मिशन भेज रहा है, क्योंकि भारत हमेशा से विश्व में सहायता करता आया है। हमने मैत्री मिशन भी चलाया था, पाकिस्तान को भी हमने गेहूं और मेडिकल सप्लाईज दी थी, टर्की में हमने मेडिकल सप्लाईज दी थी, गेहूं दिए थे। तो जो ऐसे आपदाएं आती है, डिजास्टर आते हैं, तो विश्व के अनेक देश एक दूसरे देशों की हेल्प करते हैं और करंट में इनसे संबंधित कोई मिशन आ जाए तो हमें वो याद करना अनिवार्य हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत द्वारा क्या यहाँ अपनी सेनाओं को भेजा जा रहा है, भारत द्वारा यहाँ के लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, कौन सा मिशन चलाया जा रहा है, तो इस संदर्भ में जो क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। और बाकी आप सभी को पता है कि इसके आसपास के एरिया पूछ लिया जाएगा कि कैरिबियन जो सागर है उसे लगते हुए देश कौन कौन से हैं, या ऐसे ही कैरिबियन सागर और जो हमारा प्रशांत सागर है उनको अलग कौन कर रहा है, कैरिबियन सागर और जो अटलांटिक सागर है उसको अलग या जोड़ने का काम कौन कर रहा है। तो ऐसे जो प्रश्न है, मैपिंग वाले प्रश्न है, वो यहाँ से बन जाते हैं, क्योंकि आपको लोकेशन देखनी होती है और आसपास की लोकेशन आपसे पूछ ली। क्लियर है? यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है भूकंप का। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं सुनामी। तो सुनामी को थोड़ा सा समझे, सुनामी क्या है? आप सभी को पता है ये हमारा महाद्वीपीय हिस्सा है और ये हमारी ऊपर पट्टी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं हम। इस एरिया में महासागर है और भूकंप की उत्पत्ति इस बार कहां से हुई है? तो भूकंप की उत्पत्ति हुई है सागर नीतल में कहीं से। ये फोकस मूल है, फोकस है।
यहां से जब भूकंप की उत्पत्ति होगी, पीएस तरंगे निकलेगी और सागर नितल के ऊपर एल वेव्स प्रवाहित होना शुरू करेंगी। जैसे ही एल वेव्स प्रवाहित होंगी, ऊर्जा जनरेट होगी। आप सभी को पता है एनर्जी जनरेट, और जब एनर्जी जनरेट होंगी तो वह एनर्जी किस में जाएगी? पानी में जाएगी, और पानी को क्या करेगी? ऊपर उठा देंगी। यही होगा, तरंगों के रूप में आएगी। तो पानी जो है तरंगों की भांति गति करना शुरू कर देगा। इस प्रकार से गति करना शुरू करें, ऊपर नीचे, पानी को प्रॉपर वे मिलेगा। अब यहां होगा क्या? यहां पानी की गति तो सॉरी पानी की गति तो क्या है? मंद है। गति क्या है? मंद है। लेकिन सॉरी, गलत हो गया। गति जो है वह तीव्र है। यहां गति तीव्र है, लेकिन ऊंचाई वह क्या रहेगी? कम। क्यों रहेगी? क्योंकि पानी आराम से ऊपर नीचे हो पा रहा। जैसे जैसे पानी समुन्दर के तट के पास आएगा, तो यहाँ पानी को नीचे जगह कम मिलेगी, फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो यह ऊपर की ओर फैलने लगेगा, ऊपर की ओर फैलने लगेगा। तो आपको पता है कि सागर के गहराई में ऊंचाई कम होती है, गति तेज होती है, लेकिन तटवर्ती भागों में, तटों के विनाश वाले भागों में जहां सुनामी टकराती है, उन एरियाज में ऊंचाई अधिक हो जाती है और गति जो है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ऊंचाई तो क्या हो जाएगी? यहाँ अधिक लिख देते हैं, ऊंचाई अधिक। ऊंचाई अधिक हो जाएगी, लेकिन गति धीरे धीरे कम होगी। पर अपने सामने आने वाली समस्त इंफ्रास्ट्रक्चर को, समस्त घरों को, पेड़ों को यह सुनामी अपने साथ बहा कर ले जाती है, प्रबल विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न कर। तो ये है सुनामी। और देखते हैं, सुनामी के बारे में जानते हैं। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाह की लहरें। सुनामी तीव्र सागरीय लहरें होती है जिनकी उत्पत्ति अंतः सागरीय भूकंप तथा सागरीय जल में किसी आंतरिक या बाह्य कारणों से हलचल एवं विस्थापन होने से होता है, असंतुलन होने से होता है। गहरे जल में गति अधिक होती है लेकिन ऊंचाई कम होगी। वही किनारे की ओर दबाव में वृद्धि के कारण गति में कमी आएगी और ऊंचाई में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी और कई सैकड़ों फीट तक सुनामी ऊपर हो जाएगी। उच्च दाब के कारण यह तटीय भागों से टकराकर कई किलोमीटर आंतरिक भागों तक प्रवेश कर जाती है और विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करती है, बाढ़ लाने का काम करती है। प्रभाव क्या होंगे? तो सुनामी का सर्वाधिक आपदाकारी प्रभाव तटीय प्रदेशों में मानव बस्तियों पर होता है। जैसे 2004 में इंडोनेशिया, बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर में अत्यंत तीव्र सुनामी की लहरें उत्पन्न हुई और जिसमें 2,80,000 तकरीबन लोगों की मृत्यु हो गई। ये तो आंकड़ा सामने है, और जो गायब भी हो गए, लापता हो गए, उनका कुछ पता नहीं। 2011 में प्रशांत महासागर में उत्पन्न सुनामी से जापान को व्यापक भयावह नुकसान हुआ। 2018 में प्रशांत महासागर के सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया के पास सुनामी आई और 100 से अधिक लोगों की जान चली। कारण क्या है? तो अंतः सागरीय भूकंप एवं तटवर्ती क्षेत्रों में भूकंप आना, तीव्र ज्वालामुखी विस्फोट और क्रेटर तथा काल्डेरा का निर्माण होना समुद्र के गहराई में, सागर नितल में विखंडन, विस्थापन, भ्रंशन, उत्थान या दंसान जैसी क्रियाएं होना या भूसंचलन होना, प्लेटों के सीमांतों के सहारे घटित होने वाली क्रियाएं तथा भूस्खलन एवं तटीय क्षेत्रों में हिमस्खलन होने से भी सुनामी उत्पन्न हो सकती है। प्रबंधन एवं चेतावनी, सुनामी पूर्व आपदा चेतावनी प्रणाली तथा सुनामी प्रतिरोध क्षमता के लिए कृत्रिम और प्राकृतिक अवरोधों को बनाए रखना आवश्यक है। यानी कि आपको मैंग्रोव वनस्पति की सुरक्षा करनी होगी, मैंग्रोव वनस्पति को बचाना होगा, प्राकृतिक तटों की संरक्षा करनी होगी, तटों के पास अधिक गहराई तक हमें खोद कर बंदरगाह नहीं बनाने चाहिए। तो ये सभी चीजें। दूसरा, सैटेलाइट के माध्यम से आप आपदा से पहले चेतावनी देंगे या ऐसा सिस्टम व्यवस्थित करेंगे जिससे कि आपदा से पहले आपको सूचना मिल जाए और आप वहां से मानवों का अधिवास कहीं और स्थापित कर सकें या उनको हटाया जा सके, जिससे कम से कम जान माल की हानि। इसी तरह से हम मैपिंग कर सकते हैं। हमें पता है इस एरिया में सुनामी आती है, तो आप मैपिंग करेंगे
मैपिंग करने के उपरांत घरों के लिए भवन निर्माण संहिता उसी स्टैंडर्ड की बनाएंगे ताकि एक मीडियम से सुनामी जब आए तब घरों को, अवसंरचना को, इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी प्रकार का नुकसान ना झेलना पड़े। और आपदा प्रबंधन की बात करें तो आपदा पूर्व प्रबंधन, आपदा दौरान प्रबंधन और आपदा पश्चात तीनों प्रबंधन एक साथ लागू होते हैं। हालांकि आपके आपदा प्रबंधन का टॉपिक नहीं है, लेकिन केस स्टडी में यह टॉपिक शामिल हो सकता है। केस स्टडी में इस टॉपिक को शामिल किया जा सकता है। आपदा पूर्व की बात करेंगे तो सूचना प्रणाली विकसित करना, भवन निर्माण संहिता का विकास करना, लोगों को अवेयर करना, जागरूकता फैलाना, शिक्षित करना, प्राकृतिक तटबंधों का संरक्षण करना, मैंग्रोव वनस्पतियों का संरक्षण करना, ये सभी क्या है? आपदा पूर्व प्रबंधन है। आपदा दौरान प्रबंधन की यदि बात करें तो सुनामी आ चुकी है, आने के बाद आप क्या करेंगे क्योंकि बाढ़ आ चुकी है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, बेघर हुए लोगों को शेल्टर हाउस में पहुंचाना, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाना, भोजन आदि सामग्री उपलब्ध करवाना, ये सब क्या है? आपदा दौरान प्रबंधन। आपदा पश्चात क्या करेंगे तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाना, मुआवजा मुहैया करवाना, पिछड़े हुए लोगों को सही पुनर्वासित किया जाना, जिनके घर टूट गए हैं उनके लिए वापस से घर बनवाना, ये सभी आपदा के पश्चात होने वाले उपाय हो सकते हैं। तो ये सुनामी से बचने के उपाय हैं और भारत की पहल भी है इसमें। आपदा के बाद भारत ने अपनी सुनामी चेतावनी प्रणाली विकसित की है और इसके माध्यम से अब बहुत से आपदाओं का या बहुत से चक्रवातों का पूर्व अनुमान लगा पाना संभव हो पाया है और इन पूर्व अनुमानों के आधार पर लोगों की और इंफ्रा की जो जान-माल की हानि होती है उससे बचा जा सका। तटीय सुरक्षा कवच सुनामी लहरों के लिए रुकावट उत्पन्न करने और इनके प्रभाव को कम करने हेतु प्राकृतिक संरचनाओं का संरक्षण सर्वाधिक आवश्यक है, जिसमें आप वानिकी कर सकते हैं, मैंग्रोव वनों का संरक्षण कर सकते हैं, तटीय लेगून का संरक्षण किया जा सकता है क्योंकि लेगून भी अपने आप में सुनामी के प्रभाव को कम करने में सहायक है। कोरल रीफ्स का संरक्षण किया जा सकता है, जो प्रवाल संरचना है वह भी सुनामी की जड़ों को काटने में, सुनामी की जड़ों को तोड़ने में सहायक रहेगी। आर्द्र भूमियों का संरक्षण, प्रवाल संरचना का संरक्षण और ये सभी कारक हैं, इनके संरक्षण से हम सुनामी के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। इसी तरह अगर भूकंप के प्रभावों से आपको बचना हो तो वही आपदा पूर्व, आपदा दौरान और आपदा पश्चात प्रबंधन की हम बात करेंगे। तो ये है हमारा आज की कक्षा का संपूर्ण खाका, जिसमें हमने भूकंप के बारे में जाना, भूकंप मूल के बारे में जाना, भूकंपीय तरंगों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो यहाँ ज़्यादा गहराई से हमने उसकी चर्चा नहीं की है। ये आप सभी को पता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के दौरान सिस्मोग्राफी विधि द्वारा हमने पृथ्वी की संरचना का निरूपण समझा था और उसी समय हमने तीनों प्रकार की जो तरंगे हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। भूकंप के मापन सॉरी भूकंप के मापन के बारे में, रिक्टर स्केल, मार्कली स्केल के बारे में हमने जाना, कारण देखे, क्षेत्र देखे, विश्व वितरण हमने भूकंप का देखा, तो ये हमारी आज की कक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप एक तो नियमितता रखेंगे, नियमितता यानी कि क्लास आएगी, क्लास को आपको देखना है। समय के अभाव के कारण क्लासें गैप में आ पा रही हैं। हम कोशिश करेंगे नियमित आपको क्लास प्रोवाइड करवाएँ, फिर भी जब भी आपके लिए क्लास आए, आप उसको देखें। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ये आपसे हम अपील करेंगे, उम्मीद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।